हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर के जेई मेन के साल 2021 से साल 2025 के बीच में जितने भी टफ पीवाईक्यू आ रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ये मस्ट डू पीवाईक्यू है अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है तो वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन चालू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक हम लोगों ने एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर करी है। इस स्प्रेडशीट का जो लिंक है तुम्हें वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तुम इस स्प्रेडशीट के लिंक को खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का टफ पीवाईक्यू वाली सीरीज का सेशन लिया है, तो उसकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक उसके जस्ट बगल में है और उसके जस्ट बगल में उसकी पीडीएफ है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीज़ें एक ही जगह पर है, तो तुम्हें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तुम नेक्स्ट पर जेई चैनल पर जाकर कोर्सेस नाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो तीनों सब्जेक्टों की तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है और इसका तुम पूरा फ़ायदा उठाओ। तो चलो चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ गन फायर्स अ lead bullet of temperature 300 Kelvin into the wooden block. The bullet having the melting temperature of 600 Kelvin penetrates into the block and melt down. If the total heat required for the process is 625 joule, then the mass of the bullet is, और ये अपन को बेसिकली ग्राम में बताना है। और तुम्हें क्या गिवन है? एक तो तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है लेड का, और एक तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है लेड की। अब तुम देखो, जो तुम्हारा बुलेट है जो कि लेड का बना हुआ है, तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो अपने पास कितना है? 300 केल्विन है। ठीक है, और अब कौन सी बात है कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि ये मेल्ट डाउन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको अपन 600 केल्विन तक लेके जाएंगे। तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी ना, वो एम एस डेल्टा टी वाली हीट रिक्वायर्ड होगी। अभी भी ये सॉलिड फॉर्म में ही होगा। अब क्या करेंगे, इसको अपन मेल्टिंग करेंगे। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। अब ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है और इसमें जो तुम्हें हीट रिक्वायर्ड होती है ना, वो बेसिकली M/L वाली हीट रिक्वायर्ड होती है। सही है। तो अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो MS डेल्टा टी प्लस ML है ना, वो कितना अपने पास 625 है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार। तो M कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, S डेल्टा टी, तो S कितना गिवन है अपन को? 125। सही है। डेल्टा टी कितना है? बेसिकली 600 माइनस 300, मतलब 300 ही हो गया। एल कितना गिवन है अपने पास? एल अपने पास गिवन है 2.5 इंटू 10⁴। सही है, इज इक्व टू 625। तो यहाँ से जो मास आएगा ना अपने पास, वो केजी में आएगा। और तुम्हें जो मास का आंसर जो रिपोर्ट करना है ना, वो ग्राम में करना है। तो जो भी तुम्हारा आंसर आए ना, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको तुम करके देख लेना यार। चलो यार, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Heat energy of 184 kilojoule is given to the ice of the mass 600 gram at minus 12 degrees centigrade. Specific heat of the ice is 2222.3 joule per kg per degree centigrade। और तुम्हें लेटेंट हीट भी गिवन है आइस का। ठीक है, वो कितना गिवन है? 336 किलो जूल पर केजी। तो तुम्हें बताना कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है ना। तो यहाँ पर तुम देखो, अपने पास बेसिकली आइस है। आइस का जो मास है ना, वो अपने पास है 600 ग्राम, मतलब 0.6 kg। और इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस का 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसको जो मैं हीट दे रहा हूँ ना, वो कितनी दे रहा हूँ? 184 किलो जूल। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, क्या ये अपना आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता। तो मेरे को जो हीट रिक्वायर्ड होगी Q1, और Q1 कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? MS डेल्टा टी से। तो मास कितना अपने पास? 0.6 है। स्पेसिफिक हीट कितना अपने पास? वो ये गिवन है अपन को क्वेश्चन में। सही है, तो पुट कर देता हूँ मैं 2222.3। सही है।
डेल्टा टी कितना होगा अपने पास, 12 होगा। तो जब तुम उसको सॉल्व करके देखोगे तो ये लगभग लगभग अपने पास 16,000 जूल आएगा, जो कि 16 किलो जूल के बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल कन्वर्ट होगा यार, क्योंकि अपन जो हीट दे रहे हैं वो तो इतनी दे रहे हैं और रिक्वायर्ड अपने पास इतनी है, तो ऑफकोर्स सी बात ये कन्वर्ट होगा। तो जब ये अपना आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो इसके पास जो हीट बचेगी ना, वो कितनी बचेगी अपने पास, वो बचेगी 184 माइनस 16 किलो जूल। मतलब कितना हो गया अपने पास, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 168 किलो जूल। सही है। अब मेरे को ये देखना है कि ये आइस अपनी पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। मतलब पूरा का पूरे आइस का फेज चेंज होगा कि नहीं होगा। तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो लेट सपोज Q2 है। तो Q2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, वो होगी बेसिकली ml। मास अपने पास है 0.6 और लेटेंट हीट कितनी है, ये अपने पास है 336 किलो जूल पर केजी। तो 336, और ऑफ कोर्स ये बात है कि जो आंसर आएगा ना वो किलो जूल में आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ तो कितना आएगा अपने पास, ये अपने पास आ रहा है 201.6 किलो जूल। तो ये जो तुम्हारा Q2 है ना, ये तो तुम्हारा 168 किलो जूल से ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा सारा का सारा जो आइस है ना वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। आइस का कुछ पोर्शन ही तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट होगा। तो कितना पोर्शन तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट होगा वो कैसे निकालेंगे। तो हीट अपने पास इतनी है 168 किलो जूल है। सही है। तो मैं मान लेता हूँ कि m मास ऑफ द आइस मेरा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और m मास ऑफ द आइस को कन्वर्ट करने के लिए अपन के पास हीट इतनी है, और इसको मैं हीट को और कैसे लिखूंगा, m इंटू लेटेंट हीट, जो कि कितना है 336 है। तो अपने पास m कितना आ रहा है फिर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अपने पास जो m आएगा वो आएगा बेसिकली 168 बाय 336। तो ये अपना आ रहा है बेसिकली 0.5 kg। भाई इधर भी किलो जूल में था, और ये जो अपन लेटेंट हीट जो यूज़ करें ना, तो इसमें भी किलो जूल में था यूनिट अपना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना जो एम है वो केजी में आएगा। तो अब तुम देख सकते हो, तो अपन का एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आइस वाटर सिस्टम रहेगा। आइस अपने पास रहेगा 0.1 kg, क्योंकि 0.5 kg तो तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो बचा कितना, 0.1 kg बचा, 0.6 माइनस 0.5। सही है। और वाटर कितना होगा 0.5 kg। और मिक्सचर का टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सही है। तो ये अपना फाइनल कंपोजिशन होगा मिक्सचर का। तो यार देख लेना कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, मेरे हिसाब से अपन कर लोगे। सही है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। तो बी तो गलत हो गया। सी क्या बोल रहा है, द फाइनल सिस्टम विल हैव द मिक्सचर ऑफ द आइस एंड द वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। नहीं, 1:5 होगा यार। तो इसके हिसाब से अपने पास डी सही होगा। तो ए और डी सही है। तो इसके हिसाब से अपना जो ऑप्शन 1 है ना वो अपना करेक्ट है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वाटर हीटर ऑफ पावर 2000 वाट is used to heat the water. The specific heat capacity of the water is 40 to 100 joule per kg per Kelvin. The efficiency of the heater is 70%. The time required to heat 2 kg of water from 10 degree centigrade to 60 degree centigrade is। और मेरे को ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर को क्या मानना है, कांस्टेंट। और वो तो मैं मानूंगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लिखा भी नहीं रहता जब भी मैं मानता। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हें कितनी हीट रिक्वायर्ड है। हीट रिक्वायर्ड, तो ये तो मैं एम एस डेल्टा टी से निकालूंगा। तो मास अपने पास कितना है 2 kg वाटर का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है अपने पास 40 to 100 जूल पर केजी पर केल्विन। और डेल्टा टी कितना है अपने पास, डेल्टा टी अपने पास है 50 केल्विन। सही है। तो
हीट रिक्वायर्ड कितना आ रहा है 2 इंटू 4200 इंटू 50, सही है, इतना हीट रिक्वायर्ड है। अब तुम देखो जो तुम्हारा हीटर का जो पावर है वो कितना है, पावर अपने को दे रखा है 2000 वाट, सही है, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है 70% है। तो एक्चुअल में जो पावर यूजफुल है पानी को गर्म करने के लिए वो कितना होगा, तो उसको मैं पी डैश लिख रहा हूँ, तो पी डैश अपना बेसिकली 70/100 इंटू पी के बराबर होगा, तो 0.7 इंटू 2000, सही है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली 1400 वाट। तो पर सेकंड जो अपन का हीटर जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना पानी को गर्म करने के लिए वो 1400 जूल है, ठीक है। तो तुम देखो 30 सेकंड में मैं मान लेता हूँ कि पानी अपना गर्म हो गया, तो 30 सेकंड में जो अपन का हीटर जो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा पानी को गर्म करने के लिए वो कितना करेगा 1400 इंटू टी, सही है। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेना और वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टीम इंजन इनटेक्स 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट and cools it down to 20 degree centigrade. If the latent heat of the vaporization of the steam is 540 calorie per gram, then the heat rejected by the steam engine per minute is। तो यहाँ पर तुम देखो बेसिकली अपने पास क्या एक स्टीम इंजन है जो कि क्या इंटेक कर रहा है 50 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम देखो जब तुम्हारा स्टीम इंजन से जब ये बाहर निकलता है ना तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पानी के फॉर्म में होगा, मतलब वाटर के फॉर्म में होगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 50 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस अपन को ये निकालना है कि अपन ने कितनी हीट निकाली ताकि ये 50 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये Q का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो तुम देखो सबसे पहले तो ये अपना किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले अपना ये कन्वर्ट होगा बेसिकली 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें मेरे को कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, तो लेट सपोज जो मेरे को हीट निकालनी पड़ रही है वो अपने पास है Q1। तो ये Q1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, तो ये अपन ml से निकालेंगे, ठीक है। तो मास अपने पास है 50 ग्राम और L कितना गिवन है अपन को 540 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, कितना आ रहा अपने पास ये 50 इंटू 540, सही है। ये अपना फेज चेंज हो गया। फिर अपन को जो हीट निकालनी पड़ेगी वो अपनी Q2 होगी, और ये Q2 कैसे निकालूंगा मैं ms डेल्टा टी से, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज के कारण है ये। तो मास तो अपने पास कितना है 50 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो स्पेसिफिक हीट अगर गिवन नहीं है तो मुझे पता है कि जो मैं लेता हूँ ना वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन लेता हूँ फिर मैं, सही है, इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली 80 केल्विन। तो ये अपने पास कितना आ गया 50 इंटू 0.5 इंटू 80 कैलोरी। तो जो टोटल हीट रिजेक्ट हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है अपने पास Q1 प्लस Q2, और पर मिनट मतलब इतना हीट तुम रिजेक्ट कर रहे हो, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिखूंगा बेसिकली डैश इंटू 10 की पावर 3 के फॉर्म में, और ये डैश की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू पता है, ठीक है, डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे हिसाब से और तुम्हारा आंसर आ जाएगा फिर। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ द मास 5 kg इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड and is placed on the large ice block. What is the maximum amount of the ice that can be melt? और तुम्हारा
कॉपर का स्पेसिफिक हीट गिवन है और तुम्हारा वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम देखो ये अपने पास आइस ब्लॉक है। ठीक है, और इसके ऊपर बेसिकली एक कॉपर का ब्लॉक मान लेते हैं अपन, और दोनों कांटेक्ट में हैं। तो ये अपना कॉपर ब्लॉक है और ये अपना आइस ब्लॉक है। तो तुम देखो जो तुम्हारे कॉपर ब्लॉक का जो मास है ना वो बेसिकली है 5 kg। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है अपने पास है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक हीट तुम्हें गिवन है ही। वहीं जो ये आइस ब्लॉक है तो इसका जो टेम्परेचर होगा अपने पास वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तब होगा क्या कि कॉपर ब्लॉक से हीट निकलेगी और वो किधर जाएगी, आइस ब्लॉक के पास जाएगी। अब अगर तुम्हारा आइस ब्लॉक हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये वाटर में मेल्ट होगा। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आइस दैट कैन बी मेल्ट। तो तुम देखो तुम्हारा आइस का जो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है वो कब तक चलता रहेगा, वो जब तक चलता रहेगा जब तक कॉपर ब्लॉक आइस ब्लॉक को हीट देता रहेगा। और वो कब तक देता रहेगा, जब तक कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता। क्योंकि जब तुम्हारे कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया तब तुम्हारे कॉपर ब्लॉक का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइस ब्लॉक का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब तुम्हारा कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो तुम देखो कॉपर ब्लॉक जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हीट लॉस कर सकता है वो कितनी करेगा। तो लेट सपोज वो क्यू करेगा, और ये क्यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, एम एस डेल्टा टी से। तो अब तुम देखो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है ना, तो यहाँ पर ये पर ग्राम में आ रही है। सही है, और मास मेरे को केजी में गिवन है तो मैं मास ग्राम में लिख लेता हूँ। तो 5000 ग्राम स्पेसिफिक हीट अपने पास है 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो इनिशियल टेम्परेचर अपने पास है 500, फाइनल अपने पास हो जाएगा 0, तो डेल्टा टी अपने पास हो जाएगा 500। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कितनी हीट निकल रही है। ठीक है ना, तो जब हीट निकल रही होती है तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल लिखता हूँ टेम्परेचर डिफरेंस में। और ऑफ कोर्स ही बात है कि डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड गया, ग्राम से ग्राम गया, तो ये अपने पास आ रहा है 5000 इंटू 0.39 इंटू 500। और ये हीट किधर जाएगी, बेसिकली वाटर को मेल्ट करने में। और वाटर को मेल्ट करने में जो हीट लगेगी वो कितनी लगेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि अपना एम मास कन्वर्ट हो गया आइस का वाटर में। ठीक है, तो एम इंटू एल अपना इसके बराबर होना चाहिए। तो एल कितना गिवन है अपने को, इतना गिवन है ये 335। सही है, और ये जो यूनिट है बेसिकली वो जूल पर ग्राम में है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो अपने पास एम आएगा ना वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अगर ये ग्राम में आएगा और तुम्हें आंसर केजी में दे रखा है तो बेसिकली तुम्हें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करके देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 kg पर मिनट फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। If the geyser operates on a gas burner, the rate of the combustion of the fuel will be, और ये अपन को ग्राम पर मिनट में बताना है। और जो तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन गिवन है ना वो कितना गिवन है, 8000 जूल पर ग्राम गिवन है। और जो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है वो तुम्हारा कितना गिवन है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम देखो यहाँ पर ये हीट ऑफ कंबशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं अपन। तो जब तुम्हारा 1 ग्राम फ्यूल बर्न होता है तो उस 1 ग्राम फ्यूल के बर्न होने के कारण जो तुम्हारी हीट रिलीज होगी ना वो अपने पास 8000 जूल के बराबर होगी। अब तुम देखो इधर पर मिनट
जो तुम्हें हीट रिक्वायर्ड है ना वो कितनी है, मतलब पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए, तो वो अपने पास होगी एम एस डेल्टा टी। तो कैसे निकालूंगा मैं, तो 2 kg मतलब 2000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट अपने पास है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी अपने पास कितना होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड गया, ग्राम से ग्राम गया, कितना आ रहा अपने पास ये 2000 इंटू 4.2 इंटू 40 जूल। तो बेसिकली अपन को इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी पर मिनट। और ये जो हीट है ना वो कहाँ से आएगी, बेसिकली फ्यूल के कंबशन से आएगी, सही है। तो 1 ग्राम फ्यूल जब बर्न होता है ना तो इतनी हीट रिलीज होती है। तो मैं मान लेता हूँ कि जब अपना m ग्राम बर्न होगा ना तो अपनी इतनी हीट रिलीज होगी पर मिनट, सही है। तो m ग्राम बर्न होने के कारण जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, m इंटू 8000, सही है। और वो अपने इसके बराबर होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ से तुम m की वैल्यू निकाल लेना, सही है। तो इतना तुम्हारा फ्यूल का मास बर्न होना चाहिए पर मिनट, जब भी तुम्हारी ये जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल होगी। तो कर लेना सॉल्व यार, हो जाएगा तुमसे सॉल्व अब। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड मेल्ट्स, assuming that 40% of its kinetic energy is used to heat it. The initial speed of the bullet is, और यहाँ पर तुम्हें क्या क्या गिवन है, the initial temperature of the bullet is 127 degree centigrade, the melting point of the bullet is 327 degree centigrade, the latent heat of the fusion of the lead is 2.5 into 10 की पावर 4 जूल पर केजी। और तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है लेड की, वो गिवन है 125 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है भाई। तो मैं मान लेता हूँ कि जो अपने पास जो इनिशियल स्पीड है ना बुलेट की वो कितनी है, v है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बुलेट की, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसका जो 40% है ना वही तुम्हारा बेसिकली यूजफुल है, ठीक है। तो इसका 40%, अब ये किसके काम आ रहा है, ये अपना काम आ रहा है बेसिकली बुलेट को मेल्ट करने के लिए। अब इनिशियल टेम्परेचर अपने पास कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट अपने पास बुलेट का 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले तो अपन को बुलेट का टेम्परेचर बढ़ाने में हीट रिक्वायर्ड होगी जो कि कितनी होगी एम एस डेल्टा टी, और फिर मेल्ट करने में होगी जो कितनी होगी एम एल, सही है। तो ये एम एम और एम तो काट दो, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है वी स्क्वायर बाई 2 इंटू 40/100, सही है। स्पेसिफिक हीट कितनी है अपने पास, तो ये अपने पास है 125, सही है। डेल्टा टी कितना है अपने पास, डेल्टा टी अपने पास होगा बेसिकली 200, ठीक है। और एल कितना अपने पास 2.5 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना और v का वैल्यू निकाल लेना, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ द आइस ऑफ द मास 120 ग्राम at temperature 0 degree centigrade is put in 300 gram of water at 25 degree centigrade. The x gram of ice melt as the temperature of the water reaches 0 degree centigrade. तो अपन को x का वैल्यू बताना है। यहाँ पर तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है वाटर की और लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है। तो तुम देखो अपने पास बेसिकली 300 ग्राम पानी है और इस 300 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है ना वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर मेरे को इसको 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, सही है। तो मेरे हिसाब से ये होगा एम एस डेल्टा टी से मैं निकालूंगा। तो मास अपने पास कितना है
300 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कितनी है अपनी, वो अपने पास है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, सही है। इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा अपने पास 30 केल्विन हो जाएगा। केल्विन से केल्विन गया, ग्राम से ग्राम गया, तो ये अपने पास कितना आ रहा है 300 इंटू 4.2 इंटू 30, तो इतनी हीट निकालनी पड़ेगी, सही है। तो अब तुम देखो, ये जो तुम्हारी हीट निकल रही है, ये जो तुम्हारी हीट निकल रही है वो किस काम आ रही है, वो आइस को मेल्ट करने के काम आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि x ग्राम ऑफ आइस तुम्हारी मेल्ट हो जाती है, तो x ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। अब कौन सी बात है कि ये मैं ml से निकालूंगा, तो मास तो अपने पास x ग्राम है, और L कितना है अपने पास, L अपने पास ये है, तो ये किसके बराबर होगा बेसिकली 3.5 इंटू 10⁻² जूल पर ग्राम के, तो ग्राम से ग्राम गया, ये अपने पास क्या आ रहा है x इंटू 3.5 इंटू 10⁻² इज इक्व टू 300 इंटू 4.2 इंटू 30, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डिफरेंट मेटल बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर हीटेड एट अ यूनिफॉर्म रेट अंडर द सिमिलर कंडीशन, the variation of the temperature of the bodies is graphically represented as shown in the figure, the ratio of the specific heat capacity is। तो यार तुम्हारा क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि दोनों मेटल बॉडी को जो तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो बेसिकली सेम रेट से प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी तुम्हारा सेम है फॉर ए एंड बी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अपने पास जो डी क्यू बाई डी टी होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेसिकली एम एस डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं ये मेटल बॉडी ए के लिए लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू एस ए इंटू डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी, ठीक है। और अगर मैं मेटल बॉडी बी के लिए लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा मैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू एस बी इंटू डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी। तो ये तो अपना ए के लिए है और ये अपना बी के लिए है, सही है। मतलब जो तुम्हारा टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी। अब मास तो सेम था तो इसलिए मैंने दोनों पर सेम एम एम ही लिखा है, और डी क्यू बाई डी टी भी सेम था तो इसलिए मैंने दोनों पर डी क्यू बाई डी टी ही लिखा है। तो ये अपने पास इक्वेशन 1 हो गई, ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गई। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एम इंटू एस ए इंटू डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी of A is equals to m into SB into D capital T by D small t for B। तो m से m कट गया अपने पास, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, S A into D capital T by D small t for A is equals to SB into D capital T by D small t for B, सही है। तो अब तुम देखो जो अपने को ग्राफ गिवन है ना, वो बेसिकली टेम्परेचर वर्सेस टाइम का गिवन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने पास ये ए के लिए क्या आ रहा है, तो तुम देखो अगर मैं ए के लिए कैलकुलेट करूँगा, मतलब लेट्स सपोज ये वाला एंगल थीटा है तो मेरे को टेन थीटा कैलकुलेट करना है, तो ये वाली जो अपने पास लेंथ है ना वो अपनी 120 के बराबर होगी, और ये वाली जो अपने पास लेंथ है वो बेसिकली 3 के बराबर होगी। तो 120/3 मतलब क्या आ गया अपने पास, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड,
सही है, ये अपने पास आ रहा है। मतलब पर सेकंड तुम्हारा जो मेटल बॉडी ए का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा होगा। और टी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी फॉर मेटल बॉडी बी क्या आएगा अपने पास। तो अगर मेरे को ये निकालना है, मतलब ये वाला एंगल लेट सपोज थीटा डैश है, तो टेन थीटा डैश मेरे को निकालना है। तो ये वाली लेंथ अपने पास कितनी है, 90 है। और ये वाली लेंथ अपने पास कितनी है, 6 है। तो 90/6 मतलब आ गया 15। तो ये आएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड। सही है, मतलब पर सेकंड तुम्हारा जो मेटल बॉडी वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो तुम देखो, तो ऐसे इंटू ये अपने पास कितना आया था, 40 आया था। सही है, इज इक्वल्स टू एस बी इंटू ये अपने पास आया था 15। मेरे को निकालना क्या है, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो निकालना है। तो एस ए बाई एस बी कितना आ गया, 3/8 आ गया यार। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 2 हो गया। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई एंड जेड आर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 degree centigrade and 30 degree centigrade respectively. The temperature of the mixture when X is mixed with Y is 16 degree centigrade. When Y is mixed with Z is 26 degree centigrade. The temperature of the mixture when X and Z are mixed will be. तो अपने पास बेसिकली एक लिक्विड X है, एक लिक्विड Y है और एक लिक्विड जेड है। ठीक है, ये अपना 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये अपना 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। सही है, अब तुम देखो इधर, मैं इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो मैं लिख रहा हूँ Cx, इसकी हीट कैपेसिटी में लिख रहा हूँ Cy, इसकी हीट कैपेसिटी में लिख रहा हूँ Cz। सही है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो अब बोला जा रहा है कि जब तुम x और y को मिलाते हो तो जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो तुम्हारा कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि लिक्विड y तुम्हारा हीट को लूज कर रहा होगा और लिक्विड x तुम्हारा हीट को गेन कर रहा होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, तो लिक्विड x तुम्हारा हीट को कितना गेन करेगा, Cx इंटू 16-10, और लिक्विड y तुम्हारा हीट को कितना लूज करेगा, तो वो अपने पास होगा Cy इंटू 20-16। सही है, तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन आ गया अपने पास कि 6Cx इज इक्वल्स टू 4Cy, मतलब 3Cx इज इक्वल्स टू 2Cy। सही है, अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है ये कि जब तुम y और z को मिलाते हो तो जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब मैं y और z को मिलाऊंगा तो y तो बेसिकली हीट को गेन करेगा और z मेरा हीट को लूज करेगा, और y जितना हीट को गेन करेगा z उतना ही लूज करेगा। तो y अपना कितना हीट को गेन करेगा, तो वो अपने पास होगा Cy इंटू 26-20, और z कितना हीट लूज करेगा, Cz इंटू 30-26। तो क्या आ रहा है अपने पास ये 6Cy इज इक्वल्स टू 4Cz। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 3Cy इज इक्वल्स टू 2Cz। सही है, तो अपने पास रिलेशन आ रहा है कि 3Cx इज इक्वल्स टू 2Cy, और एक रिलेशन आ रहा है अपने पास कि 3Cy इज इक्वल्स टू 2Cz। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3Cx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2Cz/3। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है अपने पास कि जो अपने पास Cx होगा वो अपना होगा बेसिकली 4/9Cz। सही है, तो Cx और Cz में रिलेशन मिल गया। अब अपन है ना x और z को मिला रहे हैं।
ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो अपने पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो T है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि x तो अपना हीट को गेन करेगा और z अपना हीट को लूज करेगा। तो x जितना गेन करेगा z उतना ही लूज करना चाहिए। तो x कितना गेन करेगा, तो होगा बेसिकली सी एक्स इंटू टी माइनस 10, और z कितना लूज करेगा, वो होगा सी जेड इंटू 30 माइनस टी। सही है। अब मैं सी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, तो सी एक्स को बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 4/9 सी जेड। तो 4/9 सी जेड इंटू टी माइनस 10 इज इक्वल टू सी जेड 30 माइनस टी। सी जेड से सी जेड गया, ये क्या है अपने पास 4t माइनस 40 इज इक्वल टू 270 माइनस 90। तो ये अपने पास आ रहा है बेसिकली 13t इज इक्वल टू 310। तो t कितना आ रहा है अपने पास 310/13 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। 310/13 देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो ये क्या होगा अपना आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यू टू कोल्ड वेदर अ 1 मीटर water pipe of cross sectional area 1 centimeter square is filled with the ice at minus 10 degrees centigrade. Resistive heating is used to melt the ice. Current of 0.5 ampere is passed through 4 kilo ohm resistance. Assuming that all the heat produced is used for the melting, what is the minimum time required? और तुम्हें क्या क्या गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर या फिर आइस, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस भी गिवन है और डेंसिटी ऑफ द आइस भी तुम्हें गिवन है। तो अब तुम देखो ये जो तुम्हारा पाइप है ना, तो इसका जो लेंथ है अपने पास वो 1 मीटर का है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो मतलब ये तो हो गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया पाइप का, वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो ये हो जाएगा बेसिकली अपना लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आ जाएगा अपने पास 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब तुम देखो इधर, अब वॉल्यूम अपन को पता चल गया, ठीक है, और पाइप के अंदर क्या है बेसिकली आइस रखी हुई है। ठीक है, और आइस की डेंसिटी कितनी लेनी है अपन को, इतनी लेनी है। तो मास ऑफ आइस इन पाइप वो कितना हो जाएगा अपने पास बेसिकली रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द पाइप। तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ये और ये गया कितना आ रहा अपने पास, ये 10⁻⁻1 kg, या फिर मैं बोल सकता हूँ 100 ग्राम। तो पाइप के अंदर इतना आइस है। ठीक है, तो अब तुम देखो, अब क्या बोला जा रहा है कि इसको अपन को क्या करना है, मेल्ट करना है। और ये जो आइस है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना अपने पास, टेम्परेचर अपने पास है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम देखो ये अपने पास आइस है जो कि 100 ग्राम है और टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको मेरे के लेके जाना है बेसिकली पानी के फॉर्म में। ठीक है, 100 ग्राम पानी होगा और टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, तो उसको मैं Q मान लेता हूँ। तो Q की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो मैं ms डेल्टा टी, मतलब पहले तो मैं क्या करूँगा, आइस को है ना जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, इसको मैं लेके जाऊँगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही है, फिर मैं फेस चेंज करूँगा। ठीक है, तो पहले तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अपन को हीट रिक्वायर्ड होगी, फिर फेस चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी। सही है, तो Q का वैल्यू अपने पास आ गया। और ये जो हीट है ना वो कहाँ से हो रही है बेसिकली, तुम्हारे इस रजिस्टर में जो हीट डिसिपेशन हो रही है ना वहाँ से आ रही होगी। तो यहाँ पर तो किस रेट से तुम्हारी हीट डिसिपेशन हो रही है, तो वो होगी अपने पास 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 4000
जूल पर सेकेंड। तो बेसिकली तुम्हारे रजिस्टर में ना पर सेकेंड है ना, इतनी हीट क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो टी सेकेंड में कितनी हीट डिसिपेट हो जाएगी, तो वो अपने पास होगा 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 4000 इंटू टी। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इन टी सेकंड में तुम्हारा सारा का सारा जो आइस है ना वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मैं निकाल ही लूँगा। एम अपने पास 100 ग्राम है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितनी है अपने पास, स्पेसिफिक हीट अपने पास है 2 इंटू 10⁻³ है, तो बेसिकली हो जाएगा अपने पास 2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, यहाँ पर ये यूनिट गलत गिवन है, यहाँ पर अपने पास C⁻⁻1 भी आना चाहिए। ठीक है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा, और ये अपने पास ml लेके जाएगी, तो मास तो है 100 ग्राम, और लेटेंट हीट कितना है अपने पास, लेटेंट हीट अपने पास होगा 3.33 इंटू 10⁻² जूल पर ग्राम। सही, और ये अपना इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर है। तो यहाँ से तुम टी निकाल लेना, और वही क्या होना चाहिए, तुम्हारा आंसर होना चाहिए। देख लेना यार, कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें पूरा बता ही दिया है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ बिटवीन द टू टेम्परेचर स्केल P एंड Q इज शोन इन द फिगर। Between upper fixed point and the lower fixed point, there are 150 equal division of the scale P and 100 equal division on the scale Q. The relationship for the conversion between the two scale is given by। तो तुम देखो, ये वाला जो तुम्हारा हाइट का डिफरेंस है ना, वो बेसिकली 150 डिवीजन का दे रखा है यार। सही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अपने पास होना चाहिए 180 माइनस 150, मतलब 30 होना चाहिए यार। सही है ना, मतलब 30 डिग्री P, क्योंकि ये अपने पास जो स्केल है ना, तो ये जो रीडिंग लेता है बेसिकली P में लेता है, और ये जो अपने पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो स्केल है ना, ये अपने पास जो रीडिंग लेता है वो Q में लेता है। तो 30 डिग्री P, ये होगा अपने पास 180 डिग्री P। सही है, अब तुम देखो, जैसे ये वाला एंगल मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो tan थीटा को मैं बेसिकली लिख सकता हूँ कि वो अपना किसके बराबर होगा, 180 माइनस 30/100 माइनस 0। भाई अपने पास ये वाली लेंथ तो 180 माइनस 30 मतलब 150, और ये वाली लेंथ तो अपने पास 100 होगी, तो tan थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब तुम देखो इधर, मैं कोई एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने पास P स्केल में जो रीडिंग है वो बेसिकली TP है, और Q स्केल में जो रीडिंग है वो अपनी कितनी है, TQ है। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ अब तुम्हारी ये वाली हाइट कितनी होगी, तो ये वाली हाइट तुम बोलोगे वो अपने पास होगी TP माइनस 30, और ये वाला जो अपने पास बेस लेंथ है वो कितना होगा, तो ये तो तुम बोलोगे ये होगा TQ माइनस 0। तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ भी अपना tan थीटा होगा, तो ये अपना TP माइनस 30 अपॉन TQ माइनस 0 के बराबर होगा। तो ये अपना कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है 150 बाय 100 इज इक्वल्स टू TP माइनस 30 अपॉन TQ। सही है, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ TQ बाई 100 इज इक्वल्स टू TP माइनस 30 बाई 150। तो यार TQ बाई 100 इज इक्वल्स टू TP माइनस 30 बाई 150, तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन 2। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन मेल्टिंग आइस एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्टीम। द करेक्ट टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल विल बी डैश केल्विन व्हेन द फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 41 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पर तुम देखो, तुम्हें ना कन्वर्जन का नॉलेज होना चाहिए पहले कि कन्वर्जन अपन कैसे करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सेंटीग्रेड स्केल का कन्वर्जन कर रहा हूँ फ़ारेनहाइट स्केल में, तो उसमें क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे अपने पास ये सेल्सियस स्केल है, ठीक है, यही सेम लेंथ की अपने पास फ़ारेनहाइट स्केल भी होगी, बिल्कुल लेंथ सेम होगा। तो ये अपनी सेल्सियस स्केल है और ये अपनी फ़ारेनहाइट स्केल है। तो मैं तो यहाँ पर वाटर का केस ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपन का लोअर लिमिट जो होगा ना, वो अपना मेल्टिंग पॉइंट का होगा, और जो अपना अपर लिमिट जो होगा वो अपना बॉइलिंग पॉइंट का होगा। सही है। यहाँ पर भी लोअर लिमिट अपना मेल्टिंग पॉइंट का, और जो अपना अपर लिमिट है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट का। सही। इसका भी लेंथ कैपिटल एल, इसका भी लेंथ कैपिटल एल। तो यहाँ पर अपने पास ये जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता है अपने पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर मैंने सेल्सियस स्केल में ना 100 इक्वल डिवीजन कर दिए हैं, ठीक है। क्या कर दिया मैंने? 100 इक्वल डिवीजन कर दिया है। वहीं पर फ़ारेनहाइट स्केल में ये होता है अपने पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट अपने पास जो होता है वो होता है 212, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड क्या बोल रहा हूँ यार मैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट अपने पास क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही। यहाँ पर बेसिकली मैंने 180 इक्वल डिवीजन करे हैं। सही है। यहाँ पर तो मैंने कितने करे? 100 इक्वल डिवीजन। यहाँ पर मैंने कितने करे होंगे? 180 इक्वल डिवीजन। तो अब तुम देखो इधर, जैसे सपोज मैं सेल्सियस स्केल में टी डिग्री सेंटीग्रेड रीड कर रहा हूँ, और मैं ये जो रीड कर रहा हूँ ना वो स्मॉल एल डिस्टेंस ऊपर रीड कर रहा हूँ मैं, ये सही है। तो यहाँ पर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम सेल्सियस स्केल में टी डिग्री सेंटीग्रेड रीड कर रहे हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में तुम्हारी रीडिंग क्या होगी, तो यहाँ पर भी तुम स्मॉल एल लेंथ ऊपर जाओगे और ये वाली रीडिंग तुम देख लोगे। तो ये जो रीडिंग आएगी वही क्या होगी अपने पास? टी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगी। तो इसको मैं बोल देता हूँ टी डिग्री फ़ारेनहाइट। सही। तो यहाँ पर तुम देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल किसके बराबर होगा? टी माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पर अपने पास स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल किसके बराबर होगा? टी, और ये अपन फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर तो अपन ने सेल्सियस में लिया है और यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं। तो टी माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। सही है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? टी इन सेंटीग्रेड माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टी इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। तुमने ऐसा देखा भी होगा। सही। तो बस अगर तुम्हें ये लॉजिक पता है कि ये कैसे आता है तो फिर तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम देखो, ये जो अपने पास फॉल्टी थर्मामीटर है, तो मुझे पता है कि लोअर लिमिट अपने पास मेल्टिंग पॉइंट का, अपर लिमिट अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये अपने पास कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये अपने पास कितना है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही है। तो इसमें तुम देखो, जो मेरी रीडिंग है ना फॉल्टी थर्मोमीटर की, वो कितनी है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड की है। तो ये अपने पास है 41 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो पूरी लेंथ में बोल देता हूँ क्या होगी? कैपिटल एल, और ये वाली लेंथ क्या होगी मेरी? स्मॉल एल। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 41 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5, ये अपना स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल के बराबर होगा। अब ये तो फॉल्टी थर्मोमीटर है, सही है।
जो अपन के पास करेक्ट थर्मोमीटर होगा उसमें मैं स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल को क्या लिखूंगा, यहीं पर आ जाओ। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं t माइनस जीरो अपॉन 100 - 0। तो ये अपना t माइनस जीरो अपॉन 100 - 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये तो कितना आ रहा है अपने पास, ये अपने पास आएगा 36/90 इंटू 100, ये अपना t के बराबर होगा। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये अपने पास हो गया कितना 4। तो t कितना आ रहा है अपने पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक्चुअल या फिर करेक्ट रीडिंग है। अब तुमसे पूछी तो किस में गई है, केल्विन में पूछी गई है। तो केल्विन में क्या हो जाएगी अपने पास, तो कैसे निकालूंगा मैं, 273 + 40। सही, ये अपन के पास केल्विन में रीडिंग हो गई और ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को समझाया है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द टेम्परेचर स्केल x द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 65 डिग्री x and the freezing point is -15 degree x. Assuming that x scale is a linear scale, the equivalent temperature corresponding to -95 degree x on the Fahrenheit scale would be। तो यार इसको तुम करना होमवर्क है, ठीक है ना। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल रिपीट हो गया ना यार। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है कि ये मैंने कैसे करा है तो तुम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर लोगे। तो इसको तुम करना। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर तुम टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट वगैरह भी कर दिया करो यार। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।